हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सैली मॉर्गन के फेमस ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल माय प्लेस की एक शॉर्ट समरी लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, माय प्लेस सैली मॉर्गन का एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जो उन्होंने 1987 में लिखा था। और सैली मॉर्गन का जन्म 18 जनवरी 1951 को हुआ था। वो 5 भाई बहन थे और उनमें सबसे बड़ी सैली मॉर्गन थी और वो अपने पापा, अपनी मम्मा, अपनी दादी और बाकी भाई बहनों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। जब तक उनके पापा जिंदा थे तब तक वो अल्टीमेट पॉवर्टी मतलब भयंकर गरीबी में वो रहती थी। फादर की डेथ के बाद में सैली मॉर्गन की जो माँ, जिनका नाम है ग्लैडी, उन्होंने किसी तरह से छोटे-छोटे मीनियल जॉब करके, मीनियल जॉब मीन्स जैसे कि कोई लेबरर, खेतों में काम किया, इस तरह से उन्होंने एक डिसेंट लिविंग स्टार्ट की। अपने स्कूल डेज में सैली मॉर्गन ने ये रियलाइज किया दैट शी वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर क्लासमेट्स। वो अपने जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनसे अलग थी। तो उन्होंने जाकर अपनी मम्मा ग्लैडी से पूछा कि हमारी नेशनलिटी क्या है। 15 साल की बच्ची है, ये तो समझ ही सकती है। ग्लैडली ने उनको कन्विंस किया कि हम सब इंडियंस हैं। एट द एज ऑफ 15 की एज तक सैली मॉर्गन को अपनी एब ओरिजिनल लाइनेज के बारे में पता नहीं थी। एब ओरिजिनल्स क्या होते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें एब ओरिजिनल्स कहते हैं। जब सैली मॉर्गन को ये पता चला कि वो एब ओरिजिनल हैं, तो उनको पता चला तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी में प्राइड हुआ और उन्होंने अपनी फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश की कि हम कहाँ से हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। तो ये जो टेक्स्ट है, ये एक अल्टीमेट एब ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से एब ओरिजिनल्स को रिप्रेजेंट किया है। एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, इसके अंदर सैली मॉर्गन अपनी लाइफ के बारे में बता रही है और इस ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है, जिसके अंदर सैली मॉर्गन के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को बताया गया, उनके बचपन के बारे में बताया गया और उनके फादर जो बीमार हुए थे उन हॉस्पिटल डेज के बारे में बताया गया, उसके स्कूल डेज के बारे में बताया गया। इसी सेक्शन का जो लेटर पार्ट है, ये इस नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में सैली मॉर्गन को ये पता चलता है कि उनकी जो लीनेज है, उनका जो वंशानुक्रम है, वो एब ओरिजिनल है। तो इसलिए जो फर्स्ट सेक्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। इससे क्या होता है, जब उन्हें उनका ये पता चलता है तो उनकी जो 15 साल तक उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उन सब का उन्हें जवाब मिल जाता है। उनके सामने लाइफ का एक नया डायमेंशन आ जाता है। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेक्शन है, उसमें जो सैली मॉर्गन ने अपनी पास्ट के अंदर विजिट की, जैसे कि आर्थर, ग्लैडी और डेजी की लाइफ्स में उन्होंने जो विजिट किया ना, उस विजिट को उन्होंने बताया है। आर्थर, डेजी और ग्लैडी जो है, ये पास्ट और प्रेजेंट की, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ये कुछ स्टोरीज हैं जिनसे सैली मॉर्गन और रीडर्स को ये पता चलता है कि एब ओरिजिनल्स का पास्ट कैसे था और उनकी प्रेजेंट लाइफ कैसी है। ये देखिए, एब ओरिजिनल्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। तो ये जो स्टोरीज है, ये एब ओरिजिनल्स की सफरिंग, उन्होंने जो कष्ट उठाया, उनको जो फोर्सफुली ऑस्ट्रेलिया से रिमूव किया गया और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ना, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर एब ओरिजिनल्स के साथ भेदभाव किया जा रहा था, उसको इन स्टोरीज के थ्रू बहुत शानदार ऑथेंटिक वे में रिप्रेजेंट किया गया है। इस नोवेल का जो मेन डिस्कोर्स है, दैट इज जेंडर एंड एब ओरिजिनलिटी, वो है जेंडर। ये नोवेल जो है, ये सैली मॉर्गन की फैमिली हिस्ट्री से जाता है और सैली मॉर्गन की फैमिली हिस्ट्री बताते बताते हमें पूरी ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का ही पता चल जाता है।
देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनिशियली जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री थी उसको किसने लिखा था? अंग्रेजों ने लिखा था, व्हाइट मैन जो वहां के अंग्रेज थे। तो उन्होंने जो लिखा था वही एक सोर्स था। तो जो ये व्हाइट मैन के द्वारा लिखा हुआ सोर्स था ये परवर्टेड था, क्योंकि उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स को कोई फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। अब जो अंग्रेज लिख रहे हैं हिस्ट्री, उसमें वो ब्लैक जो वहां के एबोरिजिनल्स हैं उनको क्यों बताएंगे, इसलिए उनका कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। और ये हिस्ट्री एक तरह से बायास थी और रियलिटी से बहुत ज्यादा रिमूव्ड थी, मतलब इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं थी, इन्होंने अपनी मर्जी से ही, कल्पना से ही बता दिया। जैसे आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज में हम क्या देखते हैं कि एबोरिजिनल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम ये देखते हैं कि वो छोटे मोटे चोरियां करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एब ओरिजिनल्स जो है उनको एक वॉइसलेस माइनॉरिटी कहा गया और उन बेचारों को ऊपर इतने ज्यादा एट्रोसिटी, इतनी ज्यादा अत्याचार किए गए, पर फिर भी वो उनके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सके। इसलिए जो ये माई प्लेस है इसे एक ऑथेंटिक एब ओरिजिनल हिस्ट्री माना जाता है और इसके अंदर एब ओरिजिनल्स के बारे में प्रॉपरली फुल वे में बताया जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड मींस वहां पे ब्रिटिश भी हैं और वहां पे एब ओरिजिनल्स भी है। और वहां की जो कंट्री है वो एक हाइब्रिड कंट्री है। तो ऐसी कंट्री के अंदर आप एक सिंगुलर व्यू से उनकी हिस्ट्री को नहीं बता सकते हो। ब्रिटिश लोगों ने तो, जो व्हाइट मैन थे उन्होंने तो अपनी हिस्ट्री बता दी, एबोरिजिनल्स की हिस्ट्री कौन बताएगा? उस एबोरिजिनल्स की हिस्ट्री जो है उसे किसने बताया? सैली मॉर्गन ने बताया। तो एबोरिजिनल्स और व्हाइट मैन की जो हिस्ट्री है उन दोनों को अगर हम कंसीडर करेंगे तभी हमारे सामने एक इक्विटेबल हिस्ट्री आएगी। इस नॉवल में आर्थर का ये ओपिनियन है कि बोथ एबोरिजिनल्स एंड व्हाइट्स और इंडिजीनियस और सेटलर्स बिलोंग टू ईच अदर। जितनी ज्यादा सेटलर मींस जो व्हाइट मैन है, जितनी ज्यादा व्हाइट मैन को एब ओरिजिनल की जरूरत है उतनी ही जरूरत एब ओरिजिनल्स को व्हाइट मैन की है। तो इस तरह से जो दोनों ग्रुप्स की हिस्ट्री है ये एक दूसरे को मिरर करती है और वो जब हम मल्टी कल्चर ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन करते हैं तो वो दो एक दूसरे के काउंटर पार्ट के रूप में काम करती है। इस तरह से मेरा ये वीडियो एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैंने इस नोवेल को जस्टिफाई किया है तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क को एंजॉय कर सके। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। जय हिंद, वंदे मातरम।